बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऐप द उदर अकेडमी ऐप पर। मैं हूं चंचल और आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर सिलेबस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी क्लास 12 की एज पर 2021 आपका सिलेबस जो है वो है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। आपकी जो इकोनॉमिक्स है 12th क्लास की, जैसे 11th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट्स पढ़े हैं, एक स्टैटिस्टिक्स था और ये आपका एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे ही आपके यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स में आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड है। देखते हैं वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है? दूसरा है इंडियन इकोनॉमी। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी। चलिए, दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। चलिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। और इंडियन इकोनॉमी को क्या कहते हैं? भारतीय अर्थशास्त्र। ठीक है, बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो तो आपको इकोनॉमिक्स का मतलब पता होगा। इकोनॉमिक का मतलब होता है आई स्टडी विच इज रिलेटेड और विच इज कंसर्न विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के जो संसाधन हमारे पास दुर्लभ हैं, दुर्लभ संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को, यानी कि सबसे संतुष्टि देने वाले जो यूज होता है, जिसको जहां पर मतलब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उनका हमने अधिकतम यूज करके, यानी कि जिससे हमें मैक्सिमम संतुष्टि मिले, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, तो जहां पर हम उसका स्टडी करते हैं, उसका गहन ज्ञान जो लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अर्थशास्त्र की मीनिंग पता चल गई। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे आप? जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता था? विच इज कंसर्न विद द इंडिविजुअल यूनिट्स। वो क्या होती थी? एक व्यक्तिगत इकाई को लेकर संबंधित होती थी। एक व्यक्तिगत इकाई से संबंधित होती थी, जैसे एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, ऐसे करके एक फॉर्म से रिलेटेड, एक इंडिविजुअल यूनिट से रिलेटेड होती थी। लेकिन समष्टि उसका अपोजिट होता है, यानी कि हम यहाँ पर एट अ लार्ज स्केल पे जो है चीजों को पढ़ेंगे। जैसे वहां पर पहले हम एक उपभोक्ता को लेकर चलते थे, तो यहाँ पर हम पूरे देश के उपभोक्ताओं को लेकर चलेंगे। पहले हम सिर्फ एक उत्पादक की बात करते थे, तो यहाँ पर हम अपने देश के सारे उत्पादकों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो ये होता है समष्टि, यानी कि ये जो होता है, ये क्या होता है? एक लार्ज लेवल होता है और जो वेस्ट होता है वो हमारा एक स्मॉल लेवल होता है। इंडियन इकोनॉमी क्या होती है? तो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या है? इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, सॉरी दिस इज अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? उसके बाद हमने कौन कौन से प्रॉब्लम हमने फेस किया, अपने आप को हमने उभारा। उसके बाद अब करंट में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़े। तो बेसिकली ये हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके अभी तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक बता दूं कि आपके सिलेबस में बेसिकली है क्या क्या चीजें। ठीक है, तो आपके ये क्या है? इसके अंदर आपकी जो यूनिट्स हैं वो आपकी 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, 5 यूनिट्स के अंदर 5 चैप्टर ही है। ठीक है, और इसके अंदर आपके 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी बेसिक जो वो है, इसके अंदर आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिलेंगी, लेकिन दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो चीजें पढ़ने के लिए
नहीं मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन द आपके इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या हो जाएगा, अभी हिंदी में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में एक साथ लिख लेते हैं। मनी एंड बैंकिंग, सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके रिलेटेड एग्रीगेट सीखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या है, मतलब उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट 3 में आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं मनी एंड बैंकिंग इन फैक्टर्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे बजट। किसका बजट, गवर्नमेंट का बजट। इसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। उसके बाद लास्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद क्या है हमारा बैलेंस ऑफ, विजिबल है आपको, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये हमारा है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में क्या आ जाएगा आपका, चलिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय और इसका परिचय, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। राष्ट्रीय आय और इसका लेखांकन, मतलब राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड उसके फैक्टर है। उसके बाद आता है मनी बैंकिंग, यानी कि मुद्रा और बैंकिंग। इसको बोलते हैं मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है ना, तो इसको बोलते हैं आय का निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारी बजट, ठीक है, और अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है आपकी लास्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि शेष का भुगतान, भुगतान शेष, भुगतान शेष, ठीक है। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी सारे चैप्टर समझा देंगे बेसिकली है क्या। देखो सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे हम। नेशनल इनकम क्या होती है, जैसे एक पर्सन की है, जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है, ठीक है, मान लीजिए मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम मुझे पूरे साल के अंदर कितना मैंने पैसा कमाया, कितनी मैंने आय अर्न की, कितना मैंने पैसा कमा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैं बोलूंगी अपनी आय। ऐसे ही एक देश के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग रहते हैं, हमारे देश की जो आबादी है वो कम से कम, उसको बोला जाता है कि हमारी 1.25 करोड़ की आबादी है, बट अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, 138 करोड़ जो है वो हमारे देश की आबादी हो गई है लगभग।
तो हमारे देश के अंदर 138 करोड़ लोग जो रहते हैं, और जब वो सारे मिलके एक साथ अर्न करते हैं, पूरे साल में वो जितना कमाते हैं उसका जब हम सम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। सुनने में जितना आसान है उससे थोड़ा सा करने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड टू एग्रीगेट्स। अब हम अपने देश के अंदर मान लीजिए कौन कौन सी आय जो है वो इनकम, कौन कौन सी इनकम है जिनको हम अपने देश की आय के अंदर नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे। तो वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, रिलेटेड एग्रीगेट्स यानी कि राष्ट्रीय और इसके फैक्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग के हम बेसिक लेवल में क्या पढ़ने वाले हैं, मनी एंड बैंकिंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का जो बैंक होता है, एक आरबीआई और एक होता है कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक। तो वो बैंक जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं और हमारे देश में मुद्रा का क्या रोल है, और मुद्रा ने कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आकर उसने पहले शॉर्ट आउट कर दी। पहले आपको पता है कि पहले मुद्रा नहीं होती थी, पहले के जमाने में हम सामान के बदले में सामान करते थे जिसको वस्तु विनिमय बोला जाता था। तो ये सारी चीजें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग, बैंकों के बारे में पढ़ना है और मनी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन का मतलब है कि आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे देश की जो आय है, यानी कि हमें देखना है कि हमारी बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये हम आप 11th क्लास में पढ़ के आओगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई हमने किसके बेस पे पढ़ी है, माइक्रो पढ़ी है, यानी कि हमने एक उपभोक्ता की आय, एक उपभोक्ता की डिमांड और एक उपभोक्ता की सप्लाई हमने ऐसे पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे देश के अंदर जितने भी उपभोक्ता हैं, पूरे देश के अंदर जितने भी उत्पादक हैं, उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट बजट। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जैसे हम घर में अपना बजट बनाते हैं ना कि हमारी इतनी इनकम है और इतनी इनकम के हिसाब से हमें क्या करना है, कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, हमें अपना बच्चों की पढ़ाई में कितना लगाना है। तो ऐसी गवर्नमेंट भी होती है, वो ये देखती है कि हमें शिक्षा की तरफ कितना पैसा लगाना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट बजट के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमारी, जो हम फॉरेन ट्रेड करते हैं ना, दूर के देशों से जो हम ट्रेड करते हैं उससे रिलेटेड जो है इसके अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन रखते हैं। अब हम दूसरी बुक पर आ जाते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये बेसिकली आपकी किससे रिलेटेड है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। बाकी हमें इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ देश के बारे में पढ़नी है, अपने देश के बारे में पढ़नी है। इसमें हमें देशभक्त बनना है थोड़ा सा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेती हूँ। इंडियन इकोनॉमी at the eve of independence। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो आ जाएगा हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थर्ड आ जाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या पढ़ना है हमें, 1991 से हमारे क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, हमें वो सारी चीजें इसके अंदर जो है वो क्या करनी है, समझनी है, पढ़नी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थर्ड ईयर में भी ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है, जैसे एलपीजी। Come to the next point. Next point is what? Indian economy. Indian economy. अभी हिंदी में लिखवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो आता है आपका वो है
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की संध्या पर, स्वतंत्रता की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेम, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, एलपीजी पढ़ना है। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था सुधार, अर्थव्यवस्था सुधार। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। फोर्थ है आपका पॉवर्टी, फोर्थ है आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका, इसी को हिंदी में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में हम बोलेंगे मानव पूंजी विकास। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स इज व्हाट, सिक्स इज रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज व्हाट, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास। ठीक है, सिक्स आ जाते हैं। सिक्स स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो आधारिक संरचना, आधारिक संरचना। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड, सेवेंथ है आपका, एथ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, employment growth, informalization and other issues, informalization, informalization and other issues। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट को मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इसके हिंदी लिख लेते हैं जरा। रोजगार, विकास एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं सस्टेनेबल धारणीय विकास। धारणीय विकास। And the last one is comparative development, comparative development। ठीक है, comparative development, तुलनात्मक विकास।
भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में, भारत के पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया है जब से उसे इंडिपेंडेंस मिली है। तो ये सारी चीजें जो हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। वी हैव टू डिस्कस दी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन में आपको दे चुकी हूँ, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट जो है विच इज रिलेटेड, विच इज कंसर्न विद द भारतीय, सिर्फ हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सिर्फ हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। जो भी टॉपिक होगा यहाँ पर वो सारा का सारा किससे रिलेटेड होगा, इंडियन इकोनॉमी। हमारा जो सफर शुरू होता है, सफर जो है वो शुरू होता है, वो हमारा शुरू होता है एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1947। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तब से हमारा जो सफर है वो वहां से हमारा सफर जो है वो शुरू हुआ है सेल्फ इंडिपेंडेंट का। इससे पहले जो हम रूल करते थे, रूल तो हम करते ही थे, बाहर के लोग हमारे ऊपर रूल कर करके गए थे। मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, जो ग्रीक्स थे उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जो फ्रांसीसी थे उन्होंने भी हमारे ऊपर राज किया, और जो अंग्रेज थे वो भी हमारे ऊपर क्या करके गए थे, राज करके गए थे। तो अब जब उस समय तो हमने सफर किया ही था, लेकिन सबसे ज्यादा सफर जो है हमने ब्रिटिशर्स के रूल में जो है हमने सबसे ज्यादा सफर किया था। चलिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के रूल से पहले हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, गोल्डन स्पैरो बोला जाता था इंडिया को। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स के बाद हमारा जो सारा का सारा धन है, वो सारी समृद्धि, हमारी जो संपत्ति है वो सारी वो लूट कर ले गए, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इसलिए हमारी सबसे ज्यादा तो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा जो चरमराई वो हमारे ब्रिटिशर्स के रूल में ही चरमराई थी। ठीक है, तो वहीं से हमारी जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो, उससे पहले आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो, उसके पहले की जो सारी घटनाएं हैं वो आप ऑलरेडी 9th-10th को हिस्ट्री में कवर कर चुके हो, इसलिए वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर, वो टॉपिक हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम उसके आगे की चीजें पढ़ रहे हैं जो कवर होती है किसके अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर कवर होती है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा जो था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उस समय हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें उस समय कैसी थी। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इससे पहले आता है हमारा इंडियन इकोनॉमी। वही इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी, रेलवे कैसी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीजें जो है हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी, इतनी बेकार हो गई थी, हम जो है बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, हम सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ा, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े, कुछ नई नई पॉलिसीज लानी पड़ी, कुछ अलग से हमें कुछ नई नई पॉलिसीज लानी पड़ी, प्रोसीजर्स अपनाने पड़े, जिसकी वजह से हमने जो है वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना ले। तो वो क्या क्या पॉलिसीज थी, वो क्या क्या रिफॉर्म्स हमें करने पड़े, कौन कौन से सुधार करने पड़े, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा फेमस सुधार जो है वो उसको बोलते हैं हम एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारे कब से कब स्टार्ट होता है, 1950 से लेकर 1991 तक हमारे इंडियन रिफॉर्म्स हम करते रहते हैं। जैसे 5-year प्लान हो गया, वो भी क्या होता है हमारा इसी के अंदर आता है, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉवर्टी। उस समय हमारे देश में क्या, अभी भी इस समय भी हमारे देश में क्या हालत है, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो पॉवर्टी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक, है ना। तो हम इसमें पॉवर्टी से रिलेटेड डाटा पढ़ेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे, मानव पूंजी निर्माण। मानव की पूंजी क्या होती है, मानव की पूंजी होती है उसकी वेल्थ, सबसे पहले होती है उसकी हेल्थ, देन उसकी वेल्थ, यानी कि उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे डेवलप कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद हम ऑफकोर्स अपने रूरल सेक्टर को तो हम छोड़ ही सकते। उसके बाद हम यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि ग्रामीण विकास कैसे हो रहा है, गांव में क्या क्या पॉलिसीज हमने लेके आए, गांव में क्या क्या होता है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ की। तो ये सारी चीजें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। कितनी आबादी जो है हमारी रूरल एरिया में रह रही है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहा है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहा है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, किस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट है, और काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन, अदर इश्यूज, यानी कि इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे रोजगार और विकास। हमारे देश के रोजगार में कितने विकास हुए हैं, विकास अलग से भी। और उसके बाद अन्य मुद्दे जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे एनवायरमेंट पढ़ेंगे और एक अवधारणा होती है। ये सारी चीजें हमारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूर आता है। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव डेवलपमेंट। कंपैरेटिव डेवलपमेंट किसके साथ, भारत, जो हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे दो दुश्मन पड़ोसी देश जो है वो कौन है, एक तो चाइना और एक पाकिस्तान है। तो मोस्ट प्रोबेबली
पाकिस्तान और जो चाइना है ये एक साथ ही जो हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। तो हमें ये देखना है कि हमारे पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में हमने, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो तब से हमने कितनी ग्रोथ की है और हमारे जो कंपैरेटिव देश है उन्होंने कितनी ग्रोथ की है। ठीक है, तो हम इसके अंदर बेसिकली कंपैरिजन पढ़ेंगे कि हमारा ग्रोथ रेट कितना है, हमारा जीडीपी रेट कितना है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। कंपैरेटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि हमारा दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम कितने बेटर हैं या फिर हम कितने नीचे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। और ये अभी मैंने आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए जो है आपको एक साथ पढ़ाया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज नॉट अ बिग डील, हम इसको एक साथ भी कर सकते थे। बट आपकी जो हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है वो अलग चलेंगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस चलेंगी। और अगर आप जितना लेट इनरोल करोगे आपको उतनी ही लाइव क्लासेस देखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिर वो रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेंगी। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी जुड़ोगे उतनी जल्दी आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मिलना शुरू, लाइव क्लासेस में जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसमें हम जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी यहाँ पे शेयर का एक टैब है। ठीक है, आप उस पर क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।